और बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडी ग्राम के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो आज अपन शूट करने जा रहे हैं पाचन तंत्र का तीसरा वीडियो। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पाचन तंत्र फर्स्ट और सेकंड। इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को एक बार जरूर देखें और दबा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे पाचन तंत्र के दूसरे भाग के बारे में, यानी पाचन ग्रंथियों के बारे में। अपन ने पढ़ लिया था आहार नाल के सभी भागों को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे पाचन ग्रंथि के बारे में। तो देखिए पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो पाचन ग्रंथि अपने पास में होती है, ये होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है वो किसका स्राव करती है, अपने पास में एंजाइम का स्राव करती है। क्या होता है एंजाइम? एंजाइम एक तरह से उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। एंजाइम हो गए। और इन वाहिकाओं में, इनमें क्या होता है, इनके साथ में इनमें वाहिकाएं उपस्थित होती है। वाहिकाएं यानी डक्ट उपस्थित होती है, वाहिकाएं उपस्थित होती है जिनमें ये स्त्राव करते हैं। फिर से सुन लीजिए, पाचन ग्रंथियों की बात करें तो ये क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है और इनमें क्या पाई जाती है, प्रवाह के लिए वाहिकाएं पाई जाती है। और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका स्त्राव करती है, अपने पास में एंजाइम का स्त्राव करती है। अब पाचन ग्रंथियों की बात करें तो पहली ग्रंथि मैंने आपको कौन सी बताई थी, लार ग्रंथि, सेलिब्री ग्लैंड। उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेलिब्री ग्लैंड, इसको देखते हैं। पहली बात तो कहां पर पाई जाती है, मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। से लिख देता हूं आपके लिए, मुख गुहा में पाई जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में क्या होता है, ये क्या करती है, तरल और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तरल और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तरल तो हो गया आपका जैसे एक तरह से पानी, और श्लेष्मा हो गया चिपचिपा पदार्थ। इससे क्या होती है, लार चिपचिपी बनती है। तरल और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। अब बात करें लार ग्रंथि के प्रकारों की, तो प्रकार की अगर मैं चर्चा करूं तो इसके तीन प्रकार है। पहला अपने पास में होगा कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, ये हो जाएगी अपने पास में पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि। क्या है, तो दूसरी अपने पास में होगी इसके अंदर अधोजंब ग्रंथि, जिसे बोलेंगे अपन सब मैंडिबुलर। उसको क्या बोलेंगे अपन, सब मैंडिबुलर बोलेंगे। अब तीसरे की चर्चा करते हैं। तीसरी अपने पास में है अधोजीवा। अधोजीवा इसको अपन बोलेंगे सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। आपको बोल करके बता देता हूं, पहली ग्रंथि कौन सी होगी अपने पास में, कर्णपूर्व यानी पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी होगी अपने पास में अधोजम यानी सब मैंडिबुलर। तीसरी अपने पास में अधोजीवा यानी सब लिंगुअल ग्रंथि। इसको लिख देता हूं आपके लिए ढंग से एक बार, सब लिंगुअल। अब इनकी थोड़ी सी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। जो अपने पास में कर्ण, वो पैरोटिड ग्रंथि जो अपने पास में होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो क्या होगी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है। और ये स्राव किसका करती है, तरल का स्राव करती है। तरल का स्राव करती है। ठीक। उसके बाद में चर्चा करते हैं दूसरे की, अधोजंब यानी सब मैंडिबुलर की। उसको बोलते हैं अपन मिश्रित ग्रंथि। इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों, क्योंकि क्या करती है, ये तरल और श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है। तरल प्लस श्लेष्मा दोनों का स्राव साथ में करती है, तो इसको इसके क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तीसरे की बात करें अधोजीवा की,
ये क्या होती है, ये श्लेष्मा का स्त्राव करती है, ये श्लेष्मा का स्त्राव करती है। फिर से फास्ट रिवीजन देख लो। लाल ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है, तरल और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। प्रकार 3, कर्णपुर, पैरोटिड, अधोजम, सबमेंडिबुलर, अधोजीवा और सबलिंगुअल। ठीक है। अब कर्णपुर की विशेषता, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि और तरल का स्त्राव करती है। दूसरी है सब अधोजम, मिश्रित ग्रंथि होती है, तरल और श्लेष्मा दोनों का स्त्राव करती है। तीसरी अपने पास में अधोजीवा सबलिंगुअल, वो क्या करती है, अपने पास में श्लेष्मा का स्त्राव करती है। अब थोड़ी सी मैं चर्चा लार की भी कर लेता हूं। लार से जो स्त्राव होता है यहाँ पे करते हैं, देखो इसकी चर्चा लार की थोड़ी सी। लार की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए लार से जो स्त्राव होता है कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से होता है। डे के हिसाब से प्रतिदिन जो होता है कितना, लार में स्त्राव कितना होता है, 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से होता है। ठीक है। अब लार में क्या होता है कि 1% तो क्या होते हैं, एंजाइम। 1% अपने पास में क्या होंगे, एंजाइम। और 99% इसमें क्या होगा अपने पास में, वाटर यानी पानी। ठीक है। अब एंजाइम की बात आ गई है तो देख लेते हैं एंजाइम कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब एंजाइम की बात करें तो पहला एंजाइम अपने पास में होता है इसके अंदर, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, लाइसोजाइम। पहला एंजाइम कौन सा होगा अपने पास में, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। मुख गुहा के अंदर ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को खत्म करता है। बैक्टीरिया को खत्म करना इसका काम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम इसमें सहायता करता है। दूसरा अपने पास में होता है एमिलेज और टाइलिन। एमिलेज, टाइलिन, ये क्या करते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ा था मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च किसमें बदलता है, माल्टोज में। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, मुख गुहा के अंदर स्टार्च को माल्टोज में बदलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। स्टार्च किसमें बदलता है अपने पास में, माल्टोज के अंदर बदलता है। यानी पॉलीसेकेराइड किसमें बदलता है, डाइसेकेराइड में। उनमें कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, एमिलेज और टाइलिन। किसमें करते हैं, मुख गुहा के अंदर। तो ये तो हो गई अपने पास में लाल ग्रंथि की बात। मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड से साइड हट जाता हूं, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ बच्चों दूसरी पाचन ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। पहली तो देख ली लाल ग्रंथि, दूसरी अपन चर्चा करते हैं कौन सी, दूसरी की चर्चा करते हैं यकृत, लीवर। क्या होती है लीवर की थोड़ी सी विशेषता देखते हैं। ये क्या होता है, अपने मानव शरीर का सबसे भारी अंग, मानव शरीर का सबसे भारी अंग माना जाता है। किसको, यकृत को माना जाता है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 1.3 से 1.4 के आसपास। और इसका जो भार माना जाता है कितना, 1.5 kg यानी 1.5 किलो के आसपास इसका भार माना जाता है। सबसे भारी अंग होता है अपने पास में यकृत। और इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है, पित्त रस का स्त्राव करता है, बाइल जूस का स्त्राव करता है। चर्चा करेंगे क्या होता है पित्तरस, पित्तरस का स्त्राव करता है कौन, यकृत। सबसे भारी अंग होता है और क्या होता है, पित्तरस का स्त्राव करता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये अपने पास में है यकृत की। ये एक बटुआ यानी पर्स की तरह होती है, जैसे पर्स खुलता है ना उस तरह से ये यहाँ से खुली भी होती है। यकृत की संरचना ऐसी होती है। एक बीच में से एक ये जो रेखा है, एक लिगामेंट, ये जोड़ यकृत को 2 भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। इस जोड़ को कहते हैं अपन फेल्सीफेरोल लिगामेंट। यहां लिखता हूं आपके लिए, फेल्सीफेरोल, थोड़ा नीचे लिख देता है, लिगामेंट यानी जोड़, फेल्सीफेरोल लिगामेंट। और इसको यहां लिख देते हैं यकृत ही हो गया अपने पास में। ठीक है। अब यकृत इससे क्या हुआ, 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, इधर और इधर। ठीक है। अब देखिए इसके एक भाग से एक नलिका निकलती है और इस दूसरे भाग से भी एक नलिका निकलती है। इसको अपन बोलते हैं पित्त वाहिका यानी बाइल डक्ट। ये क्या हो गई, पित्त वाहिका अपने पास में यानी बाइल डक्ट। ये आगे जा रही है। अब ये जो वाहिका है, पहले तो इस संरचना को देखते हैं। यकृत के नीचे एक छोटी सी संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं अपन पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। अब ये जो वाहिका आगे गई थी, ये जो पित्ताशय में ये जो वाहिका जा रही है, इसको बोलेंगे अपन सिस्टिक वाहिका यानी सिस्टिक डक्ट।
सिस्टिक वाहिका। ठीक है, फिर से देखो, इस एक भाग से नलिका निकली, इस भाग से वाहिका निकली, ये दोनों मिलकर के इसको क्या बोलेंगे अपन, पित्त वाहिका। ये आगे जाएगी, आगे जाकर के ये यहाँ पर जो मिल रही है इसको क्या बोलेंगे, सिस्टिक वाहिका। ये जो छोटी सी आकृति है इसको अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। अब ये दोनों यहाँ से ये यहाँ से ये दोनों नलिका साथ मिलकर के अब यहाँ पर जा रही है। ये जो आप नीचे आकृति देख रही हो ये अपनी अगली ग्रंथि होगी, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। अग्नाशय पेनक्रियास, ये दोनों मिलकर के कहाँ जा रही है, अब इसके अंदर जा रही है, पेनक्रियास यानी अग्नाशय के अंदर। और ये वाली जो वाहिका है इधर आप देख रहे हो, ये वाली, ये है अपने पास में अग्नाशय वाहिका। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के आगे जाकर के एक भाग में खुलती है। ये चलो भाग है अपने पास में ग्रहणी, और ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का। ये आगे जाकर के कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है, और ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का। याद हो तो अपन ने चर्चा की थी कि ग्रहणी को क्या कहते हैं, जंक्शन का कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, यकृत पित्ताशय आकर के क्या करते हैं, मिलते हैं, इसलिए ग्रहणी को क्या बोलते हैं अपन, जंक्शन बोलते हैं। फटाफट फास्ट रिवीजन, यकृत, फेल्सीफेरो लिगामेंट, एक पाइप यहाँ एक पाइप, ये पित्त वाहिका कहते हैं। आगे जाएगी ये वाली जो वाहिका जा रही है, ये छोटी सी आकृति कौन सी होगी, पित्ताशय। ये जो नलिका होगी इसको क्या बोलेंगे, सिस्टिक वाहिका। दोनों आगे जाकर के कहाँ मिलेगी, अग्नाशय वाहिका में, और ये तीनों मिलकर के कहाँ खुलती है, जाकर के ग्रहणी में खुलती है। ये बात हो गई। और यकृत सबसे भारी अंग होता है, किसका स्त्राव करता है, पितरस का स्त्राव करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अपन। अब पढ़ते हैं पितरस के बारे में, बाइल जूस। पितरस जो निर्मित होता है, निर्मित तो कहाँ होता है, यकृत में। ये बनता कहाँ है, यकृत में। ठीक है, लेकिन इसका जो भंडारण यानी स्टोरेज वो कहाँ होती है, अपने पास में पित्ताशय के अंदर होती है। गॉल ब्लैडर में क्या रहता है, ये स्टोर रहता है अपने पास में। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे की बात करें तो देखो क्या होता है, पितरस में एक विशेषता ये होती है कि इसमें एंजाइम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम होता है नहीं होता। अब क्या होता है कि ये बनता कैसे, सोडियम लवणों से। ये बनता है अपने पास में सोडियम लवणों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसके कार्य की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका कार्य क्या होता है। पहला कार्य देखिए, वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कि पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा के बड़े पार्टिकल्स को टीनी पार्टिकल्स यानी छोटे कणों में तोड़ना। वो कार्य अपने पास में कौन करता है, ये पितरस करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। दूसरा कार्य देखें तो क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम तो होता नहीं, लेकिन ये क्या करता है कि एंजाइम को सक्रिय करता है। पाचन की क्रिया के लिए एंजाइम को ये क्या करता है, सक्रिय करता है। कौन, पितरस। एंजाइम को सक्रिय करना कौन करेगा, अपने पास पितरस करेगा। तीसरे कार्य से पहले यह देखते हैं इसकी पीएच के बारे में। आपके पास जो पितरस की जो पीएच होती है वो लगभग होती है 8.1 से 8.6 क्षारीय। कितनी होती है पीएच इसकी, 8.1 से 8.6 के करीब होती है। तो ये क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। इसका तीसरे ये कार्य होता है, जो उधर से अपने पास में अम्लीय भोजन आता है, उस अम्लीय भोजन को ये किसमें बदलता है, क्षार में। अम्लीय भोजन को क्षारीय करना, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना कौन करता है, अपने पास में पितरस ये कार्य करता है। अम्लीय भोजन को किसमें बदलता है, क्षारीय में बदलता है। अब एक बार ये देख लेते हैं डायग्राम से, देखिए यकृत से जो पितरस आता है वो किसके द्वारा आता है, पित्त वाहिका द्वारा आता है। अब पित्ताशय में जो आपके पास में पितरस जाता है वो किसकी सहायता से जाता है, इधर देखिए, ये यहाँ से यकृत से निकल के आएगा किसकी सहायता से, पित्त वाहिका की सहायता से। लेकिन ये जो पित्ताशय में जाएगा वो किसकी सहायता से जाएगा, सिस्टिक वाहिका से। ये यहाँ पर पितरस यहाँ पर स्टोर होके जाता है, किसकी सहायता से जाता है, सिस्टिक वाहिका की सहायता से। कहाँ होता है, पित्ताशय में स्टोर रहता है। तो एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी पित्ताशय की अपन चर्चा करते हैं। मैं एक बार बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। अब देख लेते हैं थोड़ा पित्ताशय के बारे में, गॉल ब्लैडर। ये छोटी सी संरचना के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब पित्ताशय क्या होती है, यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है। यकृत के नीचे थैलीनुमा संरचना होती है एक। ठीक है,
यकृत के नीचे यहाँ पर देखो एक थैलीनुमा छोटी सी संरचना होती है, वो क्या होती है? पित्तरस। ये क्या करती है? पित्त रस का भंडारण करती है, पित्त रस का भंडारण रखती है अपने पास में, पित्त रस का भंडारण करना। ठीक है, ये पित्ताशय का काम होता है। और संचित मात्रा से पित्ताशय क्या करती है? पित्त रस को यहाँ पे बाहर निकालती है, ग्रहणी में मिलाती है जाकर के। ये हो गई बात, पित्ताशय की छोटी सी बात ये हो गई। अब बात ये करते हैं कि पित्ताशय में पथरी का निर्माण हो तो क्या हो? एक होती है किडनी, यानी वक्र की किडनी जो होती है अपने पास पथरी, वो तो कट हो जाती है। लेकिन अगर पित्ताशय में अगर किडनी बन जाए तो क्या होगा? इसके सिर्फ दो इलाज हो सकते हैं, एक तो यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी किरणों से क्या करते हैं? पथरी काटते हैं। दूसरा क्या करते हैं? कट एंड आउट, क्या करते हैं? पित्ताशय को काटते हैं, पित्ताशय को काटना पड़ता है। ठीक है, किडनी की जो अपने पास में पथरी होती है वो तो कट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सारा मामला उत्सर्जन तंत्र का जाता है, उत्सर्जन का सारा मामला किडनी में जाता है, तो इसलिए वो कट जाती है। लेकिन जो चीजें होती है, पित्ताशय की पथरी नहीं कटती। अगर पित्ताशय की पथरी को अगर काटना है तो किसका यूज करेंगे? तो यूवी रेस का, या फिर क्या करेंगे? पित्ताशय को ही काटना पड़ जाए। अगर पित्ताशय को काट दिया जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मनुष्य के शरीर से अगर पित्ताशय को काट दिया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा और डॉक्टर उससे कुछ खाने को मना करेगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो पित्त रस है उसका भंडारण नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। इसलिए क्या होता है कि कुछ चीजों से उसे परहेज रखना पड़ेगा और उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। बाकी कोई हार्मफुल इफेक्ट इस पर नहीं होता है। और ये कब किया जाता है? जब पित्ताशय में पथरी का निर्माण हो जाता है। तो ये अपने पास में पित्ताशय की बात में। अब मैं वापस चलता हूँ यकृत के बारे में। अब यकृत का पहला अपन ने काम तो देख लिया, क्या होता है? पित्त रस का निर्माण। अब दूसरा देखो यकृत में, एक मिनट इसी के नीचे कर लेते हैं। यकृत का दूसरा कार्य देखो, हिपेरिन का निर्माण। हिपेरिन का जो निर्माण होता है वो भी कौन करता है अपने पास में? यकृत ही करता है। और ये हिपेरिन क्या करता है? ये क्या करता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। शरीर में ब्लड जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हिपेरिन का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। और हिपेरिन सहायता क्या करता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। और ये रहता कहाँ है? ये अपने ब्लड में ही रहता है, रक्त में होता है। ठीक है, छोटी सी बात थी। हिपेरिन का निर्माण कौन करेगा? यकृत करेगा, रक्त में रहता है। और ये जो रक्त में होता है थक्का जमने में नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो शरीर के अंदर अपना रक्त होता है वो जमता नहीं, किसके कारण? हिपेरिन के कारण ही। और बनता कहाँ है ये? यकृत में। तो ये पित्ताशय की बात हो गई और ये यकृत का दूसरा कार्य हो गया। तो अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। अब बच्चों, अब यकृत के दो कार्य देख लिए। पहला क्या देखा? पित्त रस का निर्माण। उसके बाद में क्या समझ ली? छोटी सी संरचना पित्ताशय के बारे में भी देख लिया। फिर यकृत का सेकंड कार्य क्या देखा? हिपेरिन का निर्माण। अब देखते हैं यकृत का तीसरा कार्य। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है यकृत। कितने प्रतिशत? 75%, यानी 75% कौन करता है अपने पास में? यकृत। और बाकी का जो 25% है वो कहाँ से बनता है अपने पास में? भोजन से। ठीक है, और 75%, जो 75% है वो कौन बनाता है? अपना यकृत बनाता है। किसको? कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी चर्चा लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये कैसे यूजफुल है? और कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं, पहला इसका क्या कार्य होता है? लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। लिंग हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। लिंग हार्मोन के निर्माण में कौन होता है? सहायक कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार में सहायक होता है। ये दो कार्य किसके होते हैं? मेन रूप से कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल कि ये दो मेन कार्य होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की चर्चा और मैं करता हूं। तो देखो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल अपने हृदय की कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी में जमता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी में जम जाता है तो क्या होगा?
ब्लॉकेज आ जाएगी, यानी क्या होगा, रक्त प्रवाह में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी। पहला केस तो ये होगा कि क्या हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न होगी, जिस कारण क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, ब्लॉकेज होएगा। अगर क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक जम गई है कोरोनरी धमनी में, तो क्या हो जाएगी, पूरा ही रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो जाएगा, और वो नसें क्या हो जाएगी, वहां से फट जाएगी, और क्या हो जाएगा, अपने हृदयघात, हार्ट अटैक की संभावना होगी। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। फिर से सुन लीजिए एक बार। थर्ड जो कार्य होता है किसका, यकृत का, किसका निर्माण, कोलेस्ट्रॉल का, कितने प्रतिशत, 75 यानी 75%, बाकी 25% भोजन से मिलता है। अब कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है, मेन लिंग हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, और रक्त संचार में भी क्या करता है, सहायता करता है। अब इसकी थोड़ी सी आप डीमेरिट बोले हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो क्या होता है, ये अपने जो हृदय की कोरोनरी धमनी में क्या होता है, जम जाता है। जमने से अगर क्या होगा कि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, और वहां पर क्या हो जाता है, थोड़े हृदय में अपनी खराबी आ जाती है। और अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई, कोरोनरी धमनी में इसकी मात्रा ज्यादा जम गई, तो क्या हो जाएगी, वो नसें जो होती है धमनी की, वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और जिससे क्या हो जाएगा, अपने पास में हृदयाघात या हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो ये तीसरा कार्य हो गया, इसको आप एक बार देख लीजिए। अब यकृत की अपने कार्य भी देखें। अब यकृत की थोड़ी और विशेषताओं की मैं चर्चा कर लेता हूँ, यकृत के खराब होने के नतीजे क्या होते हैं और ये खराब कैसे होता है। देखो, यकृत का खराब होना, लीवर जो है किस कारण खराब होता है, इसके दो मेनली रीजन हो सकते हैं, रीजन भी बहुत होते हैं खराब होने के, लेकिन मेनली रीजन की अपन चर्चा करें तो पहले रीजन की चर्चा करें, अल्कोहल का अधिक सेवन। अल्कोहल के अधिक सेवन से क्या होगा कि यकृत में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। किसका निर्माण होता है, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या करता है, यकृत की जो कोशिकाओं को, यकृत कोशिकाओं को खराब कर देता है, यकृत कोशिकाओं को खराब कर देता है। खराब करना, ज्यादा अल्कोहल की मात्रा के सेवन से क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, जिससे क्या होगा, यकृत की कोशिकाएं क्या होगी, खराब होगी, और लीवर क्या हो जाएगा अपना, फेल। सेकंड अगर बात करें वसा की अधिकता से, यदि यकृत में वसा का संचय अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, यकृत अपना कार्य क्या करना हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब एक थर्ड आपको मैं एक विशेषता ये बताता हूँ कि कोई भी आत्महत्या या सुसाइड का जो केस होता है, उसमें पोस्टमार्टम के दौरान सबसे पहला अंग जो जांच किया जाता है, वो क्या किया जाता है, यकृत किया जाता है। जैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ के द्वारा सुसाइड किया गया हो, तो सबसे पहले उससे फाइट, लड़ाई कौन करेगा, अपने पास यकृत करेगा। ठीक है। अब यकृत, जैसे भी कोई सब्सटेंस आपने लिया है केमिकल में, कोई जहर पिया है, तो सबसे पहले यकृत उससे क्या करेगा, फाइट करेगा। अगर फाइट करने में, लड़ाई करने में यदि यकृत सक्षम रहा, तो उस व्यक्ति के जीने के चांस क्या हो जाते हैं, बच सकता है वो व्यक्ति। यदि उस केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ से क्रिया के दौरान यकृत फेल हो जाता है और वो केमिकल पदार्थ उस पर हावी हो जाता है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए केमिकल सुसाइड के केस में अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ लिया गया हो, तो सबसे पहले किसकी जांच की जाती है, यकृत की। ठीक है। तो देख लीजिए आप, यकृत के खराब होने के कारण अपने देखें, अल्कोहल के अधिक सेवन से, वसा की अधिकता से। तो यहाँ पर यकृत को क्या करता हूँ, मैं पूरा करता हूँ, और आगे मैं कौन सी ग्रंथि के अंदर चलूंगा, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बात करेंगे। देख लीजिए इसको एक बार। और वो जो बात करते हैं पाचन ग्रंथि की तीसरी ग्रंथि के बारे में, पहली अपन ने कौन सी देखी, लार ग्रंथि। उसके बाद में कौन सी देखी अपन ने, लीवर यानी यकृत। अब तीसरी कौन सी देखते हैं अपन, अग्नाशय यानी पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, अपने पास में अग्नाशय को क्या कहते हैं अपन, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी यानी एक्सोक्राइन, और अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन, दोनों के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि बोली जाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका स्त्राव करती है, अपने पास में एंजाइम का, और अंतःस्रावी जो होगी वो किसका स्त्राव करेगी, अपने पास में हार्मोन का। ये दोनों कार्य करती है, हार्मोन से स्त्रावित करती है और एंजाइम स्त्रावित करती है। देखते हैं कैसे। ये बात हुई। इसके आकृति की बात करें तो पत्ती नुमा संरचना होती है, लीफ जो होती है पत्ती के आकार की, यानी जो लीफ अपने पास में होती है
पेड़ की जो लीफ होती है, लीफ के आकार, इसका आकार एक पत्ती नुमा होता है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लगभग की होती है 6 से 8 इंच की। लगभग कितनी होती है अपने पास में, 6 से 8 इंच के करीब क्या होती है इसकी लंबाई होती है, उधर के नीचे होती है। ठीक है, अब इसमें बात करें, अब इसमें क्या होती है, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्या, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है। लैंगरहैंस ने इसका खोज किया तो इसलिए उस नाम पर क्या रखा, लैंगरहैंस द्वीप समूह रख दिया। और इस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में होती है अल्फा कोशिका, दूसरी अपने पास में होती है बीटा कोशिका, थर्ड अपने पास में होती है डेल्टा कोशिका। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार आगे। अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी होता है और अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी के रूप में एंजाइम का स्राव करती है, अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन का स्राव करती है। आकृति की बात करें तो पेड़ की पत्ती की तरह इसकी आकृति होती है, और लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 6 से 8 इंच की होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है, जिसमें कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की अपने पास में कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फा कोशिका की विशेषता क्या होती है, ये ग्लूकेगॉन का निर्माण करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का निर्माण करती है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण। और ये जो थर्ड अपने पास में है डेल्टा कोशिका, ये करती है अग्नाशय रस का निर्माण, पैनक्रियासिट जूस का निर्माण करती है। फिर से देख लीजिए, अल्फा कोशिका अपने पास में क्या हुई, ग्लूकेगॉन हार्मोन का निर्माण, बीटा कोशिका इंसुलिन का, और डेल्टा कोशिका किसका निर्माण करती है, अग्नाशय रस का निर्माण करती है। तो एक बार इसको देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, उसके बाद में आगे इसकी चर्चा करते हैं। अब बच्चों थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं, थोड़ी कार्यविधि देखते हैं। अब क्या होता है, जैसे अपने पास में ग्लूकोज हुआ, तो जैसे अपन ने पढ़ा था बीटा कोशिका किसका स्त्राव करती है, इंसुलिन का। तो ये जो ग्लूकोज है, इंसुलिन इसके साथ क्या करता है, संयोग करता है। इंसुलिन इसके साथ जोड़ करके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और ये संचित होकर के कहाँ जाता है, लीवर में संचित रहता है, अपने पास यकृत में क्या रहता है, संचित, यकृत में संचित हो जाता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कौन करता है, इंसुलिन करता है, किसको, ग्लूकोज को। तो यहाँ ये संचित हो गया। ठीक है, अब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन के रूप में इसको तोड़ के ये जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है, ग्लूकेगॉन, जो अल्फा कोशिका द्वारा संचित होता है। तो ग्लूकेगॉन इसको क्या करता है, तोड़ता है, तोड़ के क्या कर देता है, ग्लूकोज में वापस बदल देता है। और ये जो ग्लूकोज है शरीर को क्या देता है, अपने पास में ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा। फिर से सुनिए एक बार, क्या होता है कि जैसे ही अपन ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज इंसुलिन के साथ जोड़ करके क्या बना लेता है, ग्लाइकोजन में संचित होता है, कहाँ, यकृत में। अब अपनी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को लाता कौन है, अल्फा कोशिका के स्रावित ग्लूकेगॉन द्वारा। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को लाता है और किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में, और ये शरीर को अपने को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ये तो रहा प्रोसेस। अब ये अगर क्या होती है, एक अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अपनी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी, तो क्या होगा, इंसुलिन की यहाँ कमी होगी, तो ये जो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, इसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाएगा, और ये क्या होगा, मूत्र के साथ हमें ग्लूकोज निकलने लग जाएगा, मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर आता है। और जो रोग होता है उस रोग को अपन बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज। कौन सा रोग होता है अपने पास में, मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। फिर से सुन लीजिए, इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा, ग्लूकोज का संचय नहीं हो पाएगा, और संचय नहीं होगा तो ये मूत्र के साथ में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जो रोग होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज रोग कहते हैं।
तो ये तो हो गई छोटी सी बात। फिर उसके बाद में अग्नाशय रस के बारे में चर्चा करते हैं। आप पहले इसको देख लीजिए। अल्फा कोशिका देख ली, बीटा कोशिका। अब डेल्टा कोशिका क्या करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है। अग्नाशय रस का स्राव, और इसकी पीएच अपने पास में कितनी होती है? पीएच होती है करीब 7.9 से 8.1 के आसपास। ये भी क्या होता है अपने पास में? क्षारीय होता है। ठीक है। और इसका कौन करती है? डेल्टा कोशिका। अग्नाशय रस का स्राव कौन करती है? डेल्टा कोशिका। ये तो हो गई अपने पास में कोशिकाओं की बात। आगे मैं चलता हूँ एंजाइम्स के बारे में। क्यों? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, मिश्रित ग्रंथि, हार्मोन्स अपन ने पढ़ ली है इसमें। अब मैं बात करता हूँ एंजाइम्स की। तो पहले अगर एंजाइम की मैं बात करूँ तो कौन कौन सा स्राव होता है? पहला एंजाइम है अपने पास में ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है कि पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल में बदलता है। क्योंकि क्या होता है, 20 एमिनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड में, और पेप्टाइड किसमें तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को किसमें तोड़ देता है? एमिनो अम्ल में। दूसरा अपने पास में होता है एमिलेस। एमिलेस जो एंजाइम है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। एक तीसरा एंजाइम और होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। कुल मिला के क्या करता है? वसा का पाइशीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। वसा को किस में बदलता है? छोटे टेनी पार्टिकल्स में बदल देता है। तो ये हो गई अपने पास में अग्नाशय की बात। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डेल्टा कोशिका अग्नाशय रस, पीएच कितना होता है? 7.9 से 8.1 तक होता है। एंजाइम कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन। पेप्टाइड को किसमें बदलता है? एमिनो अम्ल में। दूसरा एमिलेज, स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। और लाइपेज वसा का क्या करता है? ये पाइसीकरण, यानी वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। तो आज अपने पास में आहार नाल के सभी भाग हो गए, पाचन ग्रंथियों की सभी भाग अपन ने कर लिए। तो आज अपना होता है पाचन तंत्र कंप्लीट। अब एक दिन अपन क्या रखेंगे? डाउट सेशन का रखेंगे। आप इन तीनों वीडियो को एक साथ देखिए। इसमें आपको जो भी डाउट लगते हैं आप स्टडीग्राम के व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को भेज दीजिए। एक दिन अपन डाउट सेशन रखेंगे, उस दिन आपके सारे डाउट को मैं क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।